गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर CNT एक्ट का हम लोग देख रहे हैं, वो है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में सिर्फ एक ही सेक्शन है, दैट इज़ सेक्शन 43। इसमें एक ही सेक्शन है 43 और इसमें कुछ खास प्रकार की भूमि के जो दखलकार होते हैं, जो होल्ड करके रखते हैं ज़मीन को, उनको कायमी हक नहीं मिल सकता, इससे संबंधित प्रावधान है। जैसे ज़मींदार के जो दखल में, खास दखल में जो खेती की ज़मीन होती है, जिसको बोलते हैं जोत चाष की भूमि, मझिया जिसको बोलते हैं, तो ये ज़मींदार की विशेषाधिकार भूमि है। तो ज़मींदार अपने विशेषाधिकार भूमि के लिए कायमी हक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो रैयत है ही नहीं, वो तो टेन्योर होल्डर हैं, हम पहले ही बताए हैं। तो जब रैयत है ही नहीं तो फिर उनको कायमी हक कैसे मिलेगा, कैसे ऑक्यूपेंसी रैयत का स्टेटस मिलेगा। तो कुछ खास प्रकार की भूमि के दखलकारों को कायमी हक नहीं मिल सकता है, जैसे ज़मींदारों के विशेषाधिकार की भूमि या मझियस जिसको हम लोग बोलते हैं। और भू अर्जन कानून जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है सरकार का, उसके अंतर्गत सरकार अगर कोई भूमि अधिग्रहित करती है तो इसको जो दखल किए हुए हैं उनको, इसको जो ऑक्यूपाई किए हुए उनको ऑक्यूपेंसी राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सरकार के द्वारा अधिग्रहित भूमि है। तो ये हम लोग चैप्टर 7 में सिर्फ एक ही सेक्शन 43 का जिक्र किए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है चैप्टर 8। चैप्टर 8 और एक बात आपको बता दें कि चैप्टर 8 में सेक्शन 44 से 51 शामिल हैं और ये रिलेटेड है किससे, तो रिलेटेड है लीजेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग्स एंड टेन्योर्स। मतलब इसका अगर हिंदी हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, लीजेज एंड ट्रांसफ़र होल्डिंग्स मतलब जोत और टेन्योर का लीज और अंतरण। मतलब जो ज़मीन, जैसे हमारी जो ज़मीन होती है, हम ज़मीन को होल्ड करके रखे हुए हैं, ज़मीन को हम ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं, वो ज़मीन हमारी मानी जाएगी, उसको हम बोलेंगे होल्डिंग, जोत। और जो लीज पर लेते हैं, तो कैसे ज़मीन को, जो ज़मीन है जो होल्डिंग है मतलब जोत है और जो लीज है उसका कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक नहीं सॉरी, लीज और जो ट्रांसफ़र है होल्डिंग का, जोत का और टेन्योर का, कैसे लीज हो सकता है और कैसे उसका अंतरण हो सकता है, मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है। ट्रांसफ़र का मतलब हुआ, अंतरण का मतलब हुआ खरीद बिक्री, गिफ्ट, उसके बाद आपको मॉर्गेज, बंधक, ये सब माना जाता है, अंतरण में आता है, ट्रांसफ़र में आता है। सिर्फ खरीद बिक्री ही अंतरण नहीं होता है। अगर गिफ्ट हम ज़मीन को किसी को कर रहे हैं तो वो भी ट्रांसफ़र कहलाएगा, अगर विल कर रहे हैं तो वही ट्रांसफ़र कहलाएगा, अगर किसी को बंधक पर दे रहे हैं तो भी वो ट्रांसफ़र कहलाएगा। तो ये लीजेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ होल्डिंग एंड टेन्योर्स, कैसे जोत और टेन्योर का लीज होता है और कैसे उसका अंतरण होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और ये सेक्शन 44 से 51 में है। और आप कह सकते हैं कि CNT एक्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है वो 44 से 51 के अंतर्गत है, क्योंकि इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ CNT एक्ट। हम लोग ज़्यादा एप्लीकेशन इसी एक्ट के प्रोविजंस, इसी चैप्टर के प्रोविजंस का देखते हैं। तो CNT एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण, या हम लोग कह सकते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय, क्योंकि इसमें क्या है, लैंड का ट्रांसफ़र कैसे होगा, भूमि अंतरण। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें भूमि अंतरण मतलब लैंड का ट्रांसफ़र, भूमि अंतरण, ठीक है, प्रतिबंध, इस पर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, और अंतरण की स्वीकृति, जो अंतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है, उसको कैसे परमिशन देता है DC। आपको मालूम है
कि डीसी का परमिशन, कुछ खास प्रकार के ज़मीन के ट्रांसफ़र के लिए डीसी का परमिशन महत्वपूर्ण होता है। तो इस चैप्टर में भूमि का ट्रांसफ़र, क्या उस पर रेस्ट्रिक्शंस होगा और अंतरण की स्वीकृति कैसे होगी और कौन देगा, इससे संबंधित प्रावधान है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 44। सबसे पहले हम लोग देखें सेक्शन 44। ये बोलता है कि प्रत्येक रैयत को अपने ज़मींदार से एक पट्टा पाने का हक होगा। सेक्शन 44 बोल रहा है कोई भी जो रैयत है वो ज़मींदार से पट्टा पाएगा, जिसमें ज़मीन का प्लॉट नंबर होगा, उसके बाद उसका रकबा मतलब मेजरमेंट, कितना है वो ज़मीन, चौहद्दी, उसका चौहद्दी मतलब उसमें उत्तर में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, ये इसका, और उस पर सालाना लगान मतलब एनुअल रेंट कितना लगता है, इन सभी चीज़ों का उल्लेख होगा। दिस इज सेक्शन 44 ऑफ CNT एक्ट। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 46। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये सेक्शन। इसमें जो रैयत है ना, उनको अपने अधिकार, जो उनका राइट्स होता है ज़मीन में, जो राइट्स है ज़मीन पर, जो उनका अधिकार है, उसके अंतरण, उसके ट्रांसफ़र पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। मतलब ये सेक्शन बोलता है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लैंड ऑफ रैयस। जो रैयत हैं वो ज़मीन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं कुछ सर्टेन कंडीशंस पर, उस पर कुछ रोक है, प्रतिबंध है। अब क्या क्या प्रतिबंध है इस पर हम लोग बात करेंगे। रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं लैंड के ट्रांसफ़र पर, रैयत के लैंड के ट्रांसफ़र पर। तो अंतरण का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र से हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पर सेक्शन 46 में, ज़मीन की खरीद बिक्री, ये जो सेल एंड परचेज है ज़मीन का, ये ट्रांसफ़र हो रहा है लैंड का, इसको ट्रांसफ़र बोलेंगे, अंतरण ही बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद है आपको उपहार, गिफ्ट अगर हम किसी को कर दे रहे हैं। उसके बाद है आपको बंधक मतलब मॉर्गेज। तो ये सब जो है ये क्या कहलाएगा, ये ज़मीन का अंतरण कहलाएगा। और CNT एक्ट का सेक्शन 46 बोलता है कि कोई भी रैयत बंधक के द्वारा 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अपनी भूमि का अंतरण नहीं कर सकता। मतलब मैक्सिमम जो मॉर्गेज करेगा कोई भी रैयत अपनी ज़मीन को किसी को देगा बंधक के रूप में, वो 5 साल से अधिक की अवधि नहीं होगा। रैयत बिक्री मतलब सेल, उपहार, अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट। अनुबंध को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट। के द्वारा भूमि का अंतरण नहीं करेगा। मतलब इसमें प्रतिबंध क्या है, रेस्ट्रिक्शंस क्या है, बिक्री, उपहार, अनुबंध के द्वारा भूमि का अंतरण नहीं करेगा, और अगर ऐसा करता है तो गैर कानूनी होगा। तो ये बंधक को अंग्रेजी में बोलते हैं लीज या मॉर्गेज। बंधक को क्या बोलते हैं, लीज या मॉर्गेज। जो ऊपर में हमने बोला है कि 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए भूमि का अंतरण नहीं हो सकता है सेक्शन 46 में, उसमें बंधक जो है वो कहलाता है लीज या एग्रीमेंट। बंधक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, लीज या एग्रीमेंट। ये सब टर्म जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप CNT एक्ट को समझ पाइएगा। बंधक का मतलब यहाँ हुआ लीज और मॉर्गेज। MORTGATG मॉर्गेज। अब है रैयत अधिकतम 7 वर्षों के लिए भुगत बंधा लगा सकता है। भुगत बंधा में क्या होता है, जैसे हम किसी को अपनी ज़मीन दिए, गांव में क्या होता है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, तो वो व्यक्ति मेरे पास आया कि आप ये ज़मीन रख लीजिए, इसके बदले में हमको 10,000 रुपये दे दीजिए। तो ये जो
प्रपोजल है, इसको बोलते हैं भुगुत बंधा। इसको क्या बोलते हैं? भुगुत बंधा। अब वो 5 साल के लिए वो ज़मीन को हमने, या मान लीजिए कि 3 साल के लिए हम ज़मीन रखिए, तो हमने जो उसको पैसा दिया, अब वो उस प्रिंसिपल अमाउंट को, मूलधन को और उस पर इंटरेस्ट को हमको वापस नहीं करेगा। तो वो कैसे चुकता होगा? तो जो ज़मीन हमने बंधक में लिया है, भुगुत बंधा, उसको बोलते हैं भुगुत बंधा। तो जिस ज़मीन को हमने भुगुत बंधा के रूप में लिया है, उस पर क्या करेंगे? उस पर जो भी उत्पाद होगा, उस पर जो भी प्रोड्यूस होगा, उसको हम उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे। और ये भुगुत बंधा जो है वो अधिकतम कितने साल के लिए हो सकता है? 7 साल के लिए। इससे ज़्यादा के लिए भुगुत बंधा नहीं हो सकता है रैयत के द्वारा। और ये 7 वर्ष के लिए जो वो भुगुत बंधा के रूप में किसी को ज़मीन दे रहा है, ये कानूनन मान्य है, ये लीगली वैलिड है। अब बोलता है कि रैयतों के ज़मीन पर जो अधिकार है उसके अंतरण पर प्रतिबंध है। सेक्शन 46 बोलता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ लैंड ऑफ रैयत्स, ये लिखा हुआ है। लेकिन फिर ये बोलता है सेक्शन 46 कि किन किन परिस्थितियों में ज़मीन का अंतरण हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, और वो कानूनन होगा, लीगल होगा, किन किन स्थितियों में। तो पहला कंडीशन है कि अगर कोई एसटी अपनी ज़मीन का अंतरण, मतलब खरीद बिक्री, बेचता है या गिफ्ट देता है, जो भी कर रहा है, एसटी से जो ज़मीन का ट्रांसफ़र होगा वो सिर्फ एसटी को हो सकता है। ये पहला कंडीशन है, ट्रांसफ़र फ्रॉम एसटी टू एसटी। आदिवासी ज़मीन जो है, अगर खतियान में आदिवासी के नाम ज़मीन दर्ज है तो वो ज़मीन आदिवासी ही खरीदेगा। दूसरा कंडीशन है कि ऐसा तभी होगा जब इस पर डीसी का परमिशन हो, मतलब उपायुक्त की स्वीकृति हो। उपायुक्त से अनुमति लेना होगा, स्वीकृति लेना होगा, परमिशन, डीसी की स्वीकृति। एसटी की ज़मीन को एसटी अगर खरीद रहा है तो भी, अगर आदिवासी की ज़मीन को कोई आदिवासी खरीदता है तो भी डीसी की स्वीकृति या डीसी का परमिशन लेना होगा। और इसी में जो एक कंडीशन और है कि बेचने वाला आदिवासी और खरीदने वाला आदिवासी दोनों एक ही पुलिस थाना क्षेत्र का हो, एक ही पुलिस थाना क्षेत्र का हो, पुलिस स्टेशन का हो। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये लालपुर पुलिस स्टेशन में आता है ये करमटोली में कोई आदिवासी की ज़मीन है, अगर उसको ख़रीदना है किसी आदिवासी को तो उस आदिवासी को भी करमटोली का ही होना होगा, मतलब लालपुर थाना का ही होना होगा। बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों एक ही पुलिस स्टेशन का निवासी होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। यहाँ पर क्या शब्द लिखा है? एक ही पुलिस स्टेशन का रेजिडेंट हो, रेजिडेंट, क्लियर? रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी हो। थिंग्स आर क्लियर? तो जो पहला है कि सेक्शन 46 में ज़मीन का अंतरण हो सकता है, एक तो बोलता है कि रेस्ट्रिक्शन होगा, नहीं हो सकता है, फिर बोलता है कि हो सकता है, कहाँ कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा, कौन सा प्रतिबंध है और कौन सा इसमें ट्रांसफ़र का प्रावधान है और कौन सा रेस्ट्रिक्शन का प्रावधान है। तो पहला हमने बोला कि एसटी की ज़मीन सिर्फ एसटी ही खरीदेगा, वो भी डीसी के पूर्व स्वीकृति से, और बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों, जिसकी ज़मीन है जिस आदिवासी की, वो ज़मीन और उसको खरीदने वाला व्यक्ति दोनों एक ही पुलिस थाना क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। मुझे लगता है आप लोग को क्लियर होगा। अब ये सेक्शन 46 में अगला जो इसमें परिस्थिति है जिसमें अंतरण होता है, एसटी की ज़मीन एसटी को जाएगा डीसी के परमिशन से, और दोनों को एक ही पुलिस थाना क्षेत्र का होना चाहिए, खरीदने वाला और बेचने वाले का, और जहाँ पर ज़मीन स्थित है जिस थाना क्षेत्र में। दूसरा इसमें कंडीशन है कि कोई एससी अगर ज़मीन बेचेगा तो एससी को ही बेचेगा, एससी की ज़मीन सिर्फ एससी खरीदेगा। यहाँ भी डीसी का परमिशन चाहिए, डीसी की स्वीकृति। और यहाँ जो कंडीशन है कि खरीदने और बेचने वाला दोनों, और जो ज़मीन स्थित है वो एक ही ज़िला में होना चाहिए, एक ही ज़िला का निवासी होना चाहिए, बेचने वाला और खरीदने वाला।
एसटी के केस में था एक पुलिस थाना, और यहाँ क्या है, एक ही जिला का निवासी होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन जो है वो है कि तीसरा कंडीशन जिसमें ट्रांसफ़र होगा वो है ओबीसी की ज़मीन। ओबीसी की ज़मीन सिर्फ ओबीसी खरीदेगा। इसके लिए भी डीसी का परमिशन चाहिए, परमिशन, स्वीकृति, और दोनों एक ही जिला का निवासी होना चाहिए, एक ही जिला का निवासी। तो एसटी का ज़मीन एसटी को जाएगा, शर्त है दोनों एक पुलिस थाना क्षेत्र का होना चाहिए। एससी का ज़मीन एससी को ट्रांसफ़र होगा, शर्त है एक जिला का होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है ओबीसी का, ओबीसी को होगा, डीसी का परमिशन चाहिए और दोनों एक ही जिला का निवासी होना चाहिए। अब इसके अलावा देखिए नॉन एसटी, नॉन एसटी मतलब वैसा व्यक्ति जो गैर आदिवासी है, गैर आदिवासी। उसके बाद है गैर एससी, जो एससी नहीं है, नॉन एससी। और है गैर ओबीसी, मतलब जो ओबीसी नहीं है। जैसे हम मान लीजिए कि मेरा एग्जांपल लीजिए, मैं आदिवासी नहीं हूँ, मैं एससी में नहीं आता हूँ, मैं ओबीसी में नहीं आता हूँ, और मेरी ज़मीन है यहाँ, मैं कायमी रैयत हूँ, यहाँ का कायमी रैयत हूँ, तो मेरी ज़मीन को कोई भी खरीद सकता है। मतलब गैर एसटी, गैर एससी और गैर ओबीसी कायमी रैयत, और इसके लिए उपायुक्त की अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम अभी ज़मीन बेचना चाहें अपनी ज़मीन को, तो हमको डीसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। और मेरी ज़मीन को एसटी भी खरीद सकता है, एससी भी खरीद सकता है, ओबीसी भी खरीद सकता है और जनरल भी खरीद सकता है। तो गैर एसटी, गैर एससी और गैर ओबीसी कायमी रैयत जो है बगैर डीसी की अनुमति के अपनी भूमि का किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को अंतरण कर सकता है। मतलब मेरी ज़मीन, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, तो मेरी ज़मीन को एसटी भी खरीद सकता है, एससी भी खरीद सकता है और ओबीसी भी खरीद सकता है। लेकिन हम न तो एसटी का ज़मीन खरीद सकते हैं, न एससी का खरीद सकते हैं, न ओबीसी का खरीद सकते हैं। दिस इज सेक्शन 46, इसमें बोलता है कि 3 तरीके से ज़मीन का अंतरण हो सकता है। उसमें हमने 3 परिस्थितियों में, और तीनों परिस्थितियों का हमने आपके साथ जिक्र किया है। अब सेक्शन 46 में आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोलता है कि यदि किसी रैयत ने अपने होल्डिंग का, मतलब अपनी जोत का बंधक के द्वारा अंतरण किया है, मतलब मॉर्गेज कर दिया है, किसी को बंधक किया है, तो बंधक की अवधि पूरी होने के 3 वर्षों के अंदर, और बंधक की अवधि मान लीजिए कि मैक्सिमम पीरियड है बंधक करने का 5 साल, लीज या मॉर्गेज करने का 5 साल है, और भुगत बंधा का 7 साल है। तो अगर बंधक किया है 5 साल की अवधि के लिए, और 5 साल के बाद हमने जिसको बंधक दिया ज़मीन वो वापस नहीं कर रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि जब अवधि समाप्त हुई बंधक की, उसके 3 वर्षों के अंदर हम डीसी को आवेदन अगर देते हैं, उसमें कंडीशन है कि बंधक की अवधि के पूरे होने के 3 वर्षों के अंदर अगर हम आवेदन दे रहे हैं, तो डीसी जो है हमारे ज़मीन पर फिर से हमको दखल दिलवा देगा। ये प्रोविज़न है आपको सेक्शन 46 में ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 46 का वाइडर एप्लीकेशन है, इसमें प्रोविजंस भी बहुत हैं। अब ये बोलता है आगे कि यदि कोई आदिवासी है, एसटी है, वो अपनी ज़मीन को ट्रांसफ़र किया, मतलब बेच दिया, सपोज कीजिए गैर आदिवासी को, और जिस दिन वो ज़मीन को रजिस्ट्री किया, ज़मीन को बेचा है गैर आदिवासी को, अगर उस दिन से 12 वर्षों की अवधि के अंदर 12 आवर्स का जो पीरियड है उसके अंदर ज़मीन की वापसी के लिए डीसी को आवेदन देता है, और डीसी आवेदन पर जांच करते हैं, इंक्वायरी करते हैं और पाते हैं कि जो एसटी का ज़मीन गैर एसटी को ट्रांसफ़र हुआ है, बिक्री हुआ है, वो गलत तरीके से हुआ है, तो क्या करेंगे डीसी? ऐसे अंतरण को, ऐसे ट्रांसफ़र को एनल कर देंगे, रद्द कर देंगे, और खरीदार को ज़मीन से निष्कासित कर देंगे। जिसने ज़मीन खरीदा था उसको ज़मीन से
निष्कासित कर देंगे, मतलब उसको बेदखल कर देंगे, उसको एजेक्ट कर देंगे, एजेक्टमेंट होगा। अब फिर बोलता है कि यदि खरीदार ने, जो इसका परचेजर था, सेलर था, परचेजर था, बायर था, यदि खरीदार ने ऐसी भूमि पर कोई संरचना बना ली है, कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है, और विक्रेता जो है, जो सेलर था, उसका मूल्य नहीं देना चाहता है, बोलता है नहीं हम इसका कोई वैल्यू नहीं देंगे, कोई मूल्य नहीं देंगे, तो डीसी जो है वो खरीदार को, जो इसने परचेज किया है आदिवासी की ज़मीन को, गैर आदिवासी, जिस गैर आदिवासी ने आदिवासी की ज़मीन को परचेज किया है, उसको 6 महीना के अंदर संरचना को हटाने का आदेश देगा। और इस अवधि को डीसी मैक्सिमम कितना बढ़ा सकता है, इसको एक्सटेंड करके मैक्सिमम 2 ईयर्स तक ले जा सकता है, मैक्सिमम 2 ईयर्स। पहले 6 महीना के लिए करेगा कि आप अपने संरचना को हटा लीजिए और ज़मीन को खाली कीजिए आदिवासी के लिए, तो 6 महीना, और इसको एक्सटेंड करके वो ले जा सकता है, 2 ईयर्स तक रिलीफ दे सकता है, राहत दे सकता है। और यदि इस अवधि के पश्चात अगर वो संरचना नहीं हटाता है, जिसने ज़मीन पर संरचना खड़ा किया है ज़मीन को खरीद करके खरीदार, तो डीसी जो है वो स्वयं इस संरचना को हटवा देगा, इस स्ट्रक्चर को वो खुद डिमोलिश करवा देगा। अब सेक्शन 46 में आगे बोलता है कि अगर सेक्शन 46 के क्लॉज 1, सेक्शन 46 में जो क्लॉज 1 है, क्लॉज 1 आप जानते हैं क्या है, जिसमें एसटी का ज़मीन एसटी ही खरीदेगा, एससी का एससी खरीदेगा डीसी के परमिशन से, ओबीसी का ओबीसी खरीदेगा डीसी के परमिशन से। अगर क्लॉज 1 का उल्लंघन किया गया है और उल्लंघन करके अंतरण किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, निबंधन नहीं होगा, रजिस्ट्री ऑफिस में ये रजिस्टर्ड नहीं होगा। यदि किसी ज़मीन का अंतरण, मतलब मान लीजिए कि एसटी की ज़मीन हम ले रहे हैं, तो ये सेक्शन 46 का क्लॉज 1 जो है उसका ये कॉन्ट्रावेंशन है, वो इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 46 ये लैंड जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि एसटी का ज़मीन एसटी ही खरीदेगा। तब अगर उसका उल्लंघन करके कोई व्यक्ति ज़मीन का अंतरण करवाता है आदिवासी से, तो ऐसी स्थिति में आदिवासी से या एससी से या ओबीसी से, जो जनरल कास्ट का आदमी है, एक एग्जांपल कोट कर रहे हैं, साइट कर रहे हैं, एसटी एससी का ज़मीन में नहीं खरीद सकता है, एसटी ओबीसी का ज़मीन में नहीं खरीद सकता है। जब खरीदेगा तो एसटी का ज़मीन खरीदेगा, या फिर जनरल जो नॉन एसटी, नॉन एससी और नॉन ओबीसी ज़मीन है। तो अगर उसका उल्लंघन करके ज़मीन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसका रजिस्ट्री नहीं होगा, मतलब निबंधन नहीं होगा, और यह किसी भी कोर्ट में वैध नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। कोई भी कोर्ट इसको वैलिड, इसको कानूनी नहीं बताएगा, इसको गैर कानूनी बताएगा। और इसी में बोलता है कि कोई भी वैसी ज़मीन जिसका एक पक्ष, जिसमें एक पक्ष एसटी है और दूसरा पक्ष गैर एसटी है, अगर इसको लेकर कोई सिविल सूट होता है, मतलब सिविल कोर्ट में कोई सूट होता है, तो ऐसी स्थिति में डीसी जो है वो एक आवश्यक पक्ष होगा, डीसी को भी एक पार्टी बनाया जाएगा, डीसी भी एक आवश्यक पक्ष होगा। तो यहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं, और हमने बताया था कि 12 वर्षों के, अगर कोई एसटी का ज़मीन नॉन एसटी को ट्रांसफ़र होता है और 12 वर्षों के अंदर वो अगर डीसी को आवेदन देता है और डीसी जांच के इंक्वायरी करता है, बोलता है कि नहीं ये अंतरण, ये ट्रांसफ़र आदिवासी की ज़मीन को गलत तरीके से गैर आदिवासी ने खरीद लिया है, तो क्या करेगा, उसको बोलेगा कि ये ज़मीन को तुम खाली करो, उसको बेदखल करेगा और उस पर जो आदिवासी है उसको काबिज कर देगा। और इसी में बोला गया है कि लेकिन ये शर्त है कि जो आवेदन है वो ज़मीन के अंतरण की तारीख से 12 वर्षों के अंदर दिया जाना चाहिए। जिस दिन लैंड का ट्रांसफ़र हुआ है एसटी से नॉन एसटी को, मान लीजिए कि आज तारीख है 3 सितंबर, 3 सितंबर को हमने आदिवासी की कोई ज़मीन खरीद ली है, उससे ट्रांसफ़र करवा लिया है और ट्रांसफ़र करवाया है, और 12 वर्षों के अंदर, मतलब आज अगर हम 3 सितंबर 2021 तो 2033, 3 सितंबर, इस अवधि के अंदर अगर वो डीसी का आवेदन देता है कि नहीं मेरे साथ गलत किया है, अनिल मिश्रा ने मेरी ज़मीन को गलत तरीके से ट्रांसफ़र करवाया है,
तो डीसी जो है वो उसका जांच करेगा और फिर से वो ज़मीन उस आदिवासी को दिलवा देगा। लेकिन शर्त है कि डीसी, इसमें बोला गया है कि लेकिन 12 वर्षों की अवधि समाप्त होने के उपरांत अगर आदिवासी डीसी को आवेदन देता है तो डीसी उसको एंटरटेन नहीं करेगा। शर्त है 12 वर्षों की समय अवधि के अंदर ही डीसी को आवेदन देगा आदिवासी, और अगर 12 वर्षों के बाद दे रहा है तो ऐसे आवेदन को डीसी एंटरटेन नहीं करेगा, मतलब उसको नहीं मानेगा। अब है जो छोटा नागपुर में, या हम लोग झारखंड में ही देखते हैं, विशेषकर अभी सीएनटी की बात कर रहे हैं तो हम छोटा नागपुर पर ही फोकस करें। छोटा नागपुर में जो हम लोग ज़मीन का अंतरण देखते हैं, ट्रांसफ़र जो होता है, वो अवैध अंतरण के कुछ उदाहरण क्या हैं सो देख लीजिए। डीसी की अनुमति के बगैर एससी, एसटी और ओबीसी की ज़मीन की खरीद बिक्री होती है एग्रीमेंट पेपर पर, सिंपली सादा पट्टा पर, सादा कागज़ पर, उसमें डीसी का कोई अनुमति नहीं लिया जाता है। ये गलत है, अवैध है, क्योंकि डीसी का परमिशन होना चाहिए। आदिवासी के द्वारा गैर आदिवासी को ज़मीन की बिक्री और दान, ये पॉसिबल ही नहीं है। सीएनटी बोलता है कि किसी भी स्थिति में आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासी न तो खरीद सकता है न दान में ले सकता है। सादा कागज़ पर लिखा पढ़ी कर बिक्री हो जाती है, सादा कागज़ पर। बगैर निबंधन की खरीद बिक्री हो जाती है, बगैर रजिस्ट्रेशन के, कोई रजिस्ट्री नहीं होगा। आदिवासी के ज़मीन को हम ले लिए और उस पर घर बना लिए, अंडरस्टैंडिंग है आदिवासी के साथ। मौखिक खरीद बिक्री, मुँह जबानी, वर्बल सेल परचेज होता है कि जो न रह हमारे ज़मीन पर रह, इतना पैसा हमको दे दीजिए, आदिवासी बोलेगा। गैर आदिवासी के द्वारा आदिवासी महिला से विवाह इसलिए किया जाता है कि आदिवासी महिला से इसलिए विवाह करता है कि उसके नाम पर ज़मीन खरीद लेगा, इसीलिए नॉन ट्राइबल जो है वो ट्राइबल फीमेल के साथ मैरिज करते हैं। और छल प्रपंच के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा, जालसाजी के द्वारा, ठीक है, अलियोर करके आदिवासी को लालच दे करके ज़मीन का ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। अब एक बात यहाँ पर और हम लोग देखेंगे, फिर ये बोलता है सेक्शन 46 की, लेकिन यदि डीसी इस बात से संतुष्ट है कि क्रेता मतलब जो खरीदा, छोटा नागपुर काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1969 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में एक संशोधन किया गया, और संशोधन करके बोला गया कि इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के पहले, मतलब ये जो छोटा नागपुर टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट है 1969, जिसको बोलते हैं 1969 का राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट का रेगुलेशन, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट का रेगुलेशन 4 इसको बोलते हैं, इस संशोधन अधिनियम को। तो यदि डीसी संतुष्ट है कि सीएनटी में जो अमेंडमेंट हुआ 1969 में, जिसको रेगुलेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बोलते हैं 4, उसके लागू होने के पहले अगर गैर आदिवासी की ज़मीन पर यदि आदिवासी की ज़मीन पर किसी गैर आदिवासी ने एक ठोस संरचना मतलब सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर, मतलब पक्का मकान, ठोस संरचना, इसको बोलते हैं सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर। सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर, ठोस संरचना का निर्माण कर लिया है। मतलब 1969 में जब ये रेगुलेशन आया, उसके पहले अगर किसी आदिवासी के ज़मीन पर गैर आदिवासी ने कोई ठोस संरचना बना ली है, तो सीएनटी एक्ट 1908 के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के बावजूद, तो अगर सीएनटी एक्ट के अन्य प्रावधान जैसे 46 का अगर वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, इसके बावजूद जो है वो डीसी जो है ऐसे ट्रांसफ़र को वैलिड डिक्लेयर करेगा या वैध ठहरा सकता है, बशर्ते खरीदार, जो खरीदने वाला है, परचेजर है, वो रैयत के पुनर्वास के लिए क्षतिपूर्ति दे। इसी को बोलते हैं कंपनसेशन। रैयत को, आदिवासी रैयत को अगर बोलेगा कि हम इतना पैसा इसको दे रहे हैं, इससे कहीं ज़मीन खरीद ले और वहाँ पर अपना फिर से रिहेबिलिटेशन कर ले, पुनर्वास कर ले,
तो डीसी जो है वो जिसने ज़मीन पर खरीद के ठोस संरचना बना ली है उसके नाम से उसको बोलेगा कि ये वैध हो गया। इसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन लैंड। अब एक दो बात और यहाँ पर है जिसका जिक्र हम आगे भी करेंगे। अब है कि सेक्शन 46 फिर बोलता है कि डीसी की पूर्व अनुमति से, प्रायर परमिशन से छोटा नागपुर की एसटी, एससी और बैकवर्ड क्लासेज के सदस्य जो एसटी हैं, जो एससी हैं और ओबीसी हैं, डीसी से परमिशन लेकर के किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस को, निबंधित संस्था को, बैंक को या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, जो सहयोग समितियां हैं, उसको ज़मीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अंतरण कर सकते हैं। मतलब किसी निबंधित संस्था को एसटी, एससी या ओबीसी डीसी का परमिशन लेके ज़मीन बेच सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर बैंक को कर सकता है, या फिर सहयोग समितियों को कर सकता है। लेकिन कंडीशन है कि इनमें ये जो संस्था हैं या बैंक हैं या सहयोग समिति हैं, इसमें 51% इसमें जो पूंजी है उसमें 51% शेयर किसका हो? सरकार का हो। 51% शेयर सरकार का होना चाहिए, तभी ऐसी संस्थाओं को ये ज़मीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अब सेक्शन 46 में एससी का अर्थ क्या बताया गया है? अनुसूचित जाति आदेश। बोला गया कि एससी किसको बोलेंगे? तो शेड्यूल्ड ऑर्डर, शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर, ये राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया था 1950 में, उसको बोलते हैं अनुसूचित जाति आदेश 1950। उसमें जिन जातियों का उल्लेख है वो माने जाएंगे एससी, और इसमें 22 जातियां हैं जो एससी के रूप में सूचीबद्ध हैं झारखंड में, और इनका ज़मीन सिर्फ एससी खरीद सकता है डीसी के परमिशन से, और एक ही जिला का निवासी होना चाहिए, बेचने वाले और ख़रीदने वाले, और जो ज़मीन है वो भी। सेक्शन 46 में एसटी बोलता है किसको बोलेंगे? तो शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर 1950 में जारी किया था राष्ट्रपति ने, उसमें जिन जनजातियों का उल्लेख है वो एसटी कहलाएंगे, और इसमें 32 एसटीज हैं। और जो ओबीसी हैं उसमें बोला गया कि वैसी जातियां जिसकी घोषणा राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से करती है, नोटिफिकेशन से। और इसी दिशा में 23 जून 1962 को बिहार के राज्यपाल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, ये 23 जून 1962 को, और नोटिफिकेशन जारी करके बोला था, उसमें प्रावधान था कि सीएनटी एक्ट के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग की एक सूची की घोषणा की थी उन्होंने, जिसमें 51 जातियों का उल्लेख था, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। इसीलिए झारखंड बनने से पहले या झारखंड बनने के बाद आप ओबीसी की ज़मीन, कोई जनरल कैटेगरी का आदमी, कास्ट का आदमी ओबीसी की ज़मीन खरीद सकता था। लेकिन 25 जनवरी 2012 को हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी किया कि जो लिस्ट है 51 जाति का, आप उसको सीएनटी में डालिए, सीएनटी एक्ट में, और वैसी ओबीसी जातियों के ज़मीन के अंतरण पर आप रोक लगाइए। क्लियर है? अब हम लोग सेक्शन 46 के बाद देखते हैं सेक्शन 48। इसमें बोलता है कि भूमिहरी परिवार का कोई सदस्य आदिवासी कायमी रैयत की तरह ही, जैसे आदिवासी कायमी रैयत हैं, वैसे ही भूमिहरी परिवार का कोई सदस्य अपनी ज़मीन का धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार, जो भूमिहरी परिवार है उसका कोई सदस्य जिस तरह से 46 में ट्रांसफ़र होता है कि एसटी का ज़मीन एसटी को ट्रांसफ़र होगा, उसी तरह से अंतरण कर सकता है भूमिहरी परिवार का कोई सदस्य। भूमिहरी का मतलब होता है जिसने सबसे पहले जंगल को काटा, जंगल को काटने वाला मूल व्यक्ति। और ऑनर ऑफ सॉइल मतलब जो ज़मीन है उसका स्वामी। और इसमें भूमिहर्स में कौन कौन शामिल होते हैं? आपको उरांव और मुंडा दोनों शामिल हैं। और इनके पास जो ज़मीन होती है उसको बोलते हैं स्पेशल प्रिविलेज, विशेष अधिकार की भूमि। और इसलिए बोलते हैं विशेषाधिकार भूमि, इसको इसलिए बोलते हैं इसको, या मुंडारी खुटकटीदारी को, भूमिहरी को, क्योंकि इस पर कोई लगान नहीं देना पड़ता। सरकार को ये लोग लगान भूमिहरी लैंड पर नहीं दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन
49। सेक्शन 49। सेक्शन 49 में क्या है कि कोई भी जो कायमी रैयत है या कोई भी भूमिहारी परिवार का सदस्य है, ठीक है, कोई भी भूमिहारी परिवार का सदस्य जिसका उल्लेख 48 में है, जिसका संदर्भ 48 में है कि भूमिहारी परिवार के लिए क्या प्रावधान है, तो कोई भी कायमी रैयत या भूमिहारी परिवार का सदस्य क्या कर सकता है, अपने जोत का या अपने टेन्योर का अंतरण कर सकता है। लेकिन ये जो अंतरण करेगा, कोई भी कायमी रैयत जो है, ऑक्यूपेंसी रैयत या जो भूमिहार परिवार का सदस्य है, अपने जोत का, अपने टेन्योर का ट्रांसफ़र करेगा सिर्फ 2 उद्देश्य के लिए। वो जो ट्रांसफ़र करेगा वो सब 2 उद्देश्य के लिए ट्रांसफ़र करेगा, सिर्फ 2 उद्देश्य के लिए उसको बेचेगा या ट्रांसफ़र करेगा, चाहे भूमिहारी परिवार का सदस्य हो या कोई आदिवासी कायमी रैयत हो। और ये 2 जो उद्देश्य हैं वो है आपको उद्योग और दूसरा है खनन। ये 2 उद्देश्य के लिए ही ज़मीन का अंतरण होगा सेक्शन 49 में। और भूमिहारी टेन्योर का भी इसमें अंतरण हो सकता है और जो आदिवासी कायमी रैयत है उनका भी अंतरण हो सकता है। मतलब इस धारा के अंतर्गत आप अगर सेक्शन 49 का स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ उद्योग और खनन कार्य के लिए जनजातीय या भूमिहारी ज़मीन का अंतरण हो सकता है, ट्राइबल लैंड या भूमिहारी लैंड। और इसमें जो खरीदने वाला होता है ना, कोई जाति का व्यक्ति या सदस्य नहीं होता, बल्कि कोई संस्था, संगठन, बोर्ड या निगम होता है। किसी व्यक्ति या जाति को ट्रांसफ़र नहीं होता है, कोई संस्था होगी उसको ये ज़मीन ट्रांसफ़र होगा, संगठन होगा, बोर्ड होगा या निगम होगा। अब अगर आप देखें तो 1996 के पहले क्या होता था कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी जनजातीय ज़मीन का अंतरण संभव था सेक्शन 49 के तहत। लेकिन CNT में 96 में संशोधन किया गया CNT एक्ट में, और बोला गया कि अब सिर्फ 2 पर्पस के लिए ही जो जनजातीय ज़मीन है और जो भूमिहारी ज़मीन है उसका अंतरण हो सकता है। और फिर ये बोलता है सेक्शन 49 कि जिस उद्देश्य के लिए ज़मीन का अंतरण हुआ है उसी उद्देश्य के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। मतलब अगर उद्योग के लिए ज़मीन को लिया है किसी संस्था ने, किसी संगठन ने तो उस पर सिर्फ उद्योग लगा सकता है। ये नहीं कि वो पता चला कि उस पर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बना करके बेच दिया। और ऐसे प्रत्येक अंतरण के लिए और ऐसा जो ट्रांसफ़र होगा इसके लिए DC की लिखित पूर्व अनुमति, जो रिटन प्रायर परमिशन होगा, से ही ऐसा अंतरण होगा और इसका निबंधन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा DC के प्रायर परमिशन से। अब है 49 में फिर बोलता है कि अगर 49 सेक्शन 49 में अमेंडमेंट किया गया 1975 में, और बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया गया कि आप चाहिए तो ऐसे अंतरण को रद्द कर सकते हैं। जो सेक्शन 49 के तहत अंतरण हुआ है उसको आप एनल कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि DC ने जो परमिशन दिया था उसके सामने, DC के सामने गलत साक्ष्य रख करके परमिशन लिया गया है, तो ऐसे अंतरण को आप रद्द कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त है कि ऐसा जो कंप्लेंट होना चाहिए, ऐसा जो शिकायत होना चाहिए वो 12 वर्षों के अंदर होना चाहिए। जिस दिन DC ने ऐसे अंतरण को कंसेंट दिया है उसके 12 वर्षों के अंदर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि ऐसी ज़मीन किसकी होनी चाहिए, आदिवासी की होनी चाहिए। तब ऐसी स्थिति में राज्य सरकार चाहे तो ऐसे अंतरण को रद्द कर सकता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे, हम लोगों ने 44 से 51 तक का जिक्र किया था चैप्टर 8 में। तो इसके जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स हैं उस पर हम लोगों ने बातचीत कर ली है। हमने कोशिश की है कि आप इन चीज़ों को समझें, और मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला जो रेस्ट पार्ट जो है CNT एक्ट का, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।